नमस्कार, मैं हूं सुभाष भारतीय। आज अपने इस पहले वीडियो के साथ एक नया चैनल लेके आ रहा हूं। ये चैनल संस्कृत व्याकरण से जुड़ा हुआ होगा। इस चैनल को बनाने का मेरा उद्देश्य संस्कृत की मूलभूत व्याकरण यानी सामान्य व्याकरण आप लोगों के साथ साझा करना है। वैसे तो मैं जियोग्राफी लेक्चरर हूँ, लेकिन मैंने MA इन फर्स्ट डिवीज़न संस्कृत में किया है और तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में मैं 2 साल सेवा दे चुका हूँ संस्कृत विषय से। तो कहीं ना कहीं संस्कृत विषय के प्रति मेरी जो रुचि थी वो रुचि आज उभर कर सामने आ रही है और मुझे लगा कि मुझे जितना ज्ञान है संस्कृत भाषा से जुड़ा हुआ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसी उद्देश्य के साथ मैं ये नया चैनल लेके आ रहा हूं, जिसमें आप सभी मित्रों की सहायता की आवश्यकता मुझे रहेगी। ये जो चैनल है या कि इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होंगे वो सामान्य व्याकरण से जुड़े हुए होंगे, जो सामान्यतः रीट जैसे एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे, या फिर तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में यदि आप संस्कृत विषय को चुन करके तैयारी करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान में जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं रीट के, उसमें अधिकांश विद्यार्थियों की द्वितीय जो भाषा है वो संस्कृत ही चुनी जाती है और इसीलिए मैं ये चैनल लेके आ रहा हूँ ताकि उन विद्यार्थियों को सहायता मिल सके। आज के अपने इस पहले वीडियो में मैं जिस बिंदु की शुरुआत कर रहा हूँ वो रहेगा वर्ण विचार। मैं आपको बता दूँ कि मैंने जब भी देखे हैं, अक्सर देखने में आता है, मैं उन शिक्षक साथियों से क्षमा चाहूँगा कि अक्सर जब भी व्याकरण की शुरुआत की जाती है तो पहला बिंदु संधि से लेकर जुड़ा हुआ होता है, संधि को लेकर बनाया जाता है, जबकि संधि को समझने से पहले और भी बहुत सारी चीज़ें व्याकरण में रह जाती हैं। मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो डालूंगा वो क्रमबद्ध डालूंगा और ठीक उसी तरह से आप पढ़ पाएंगे जिस प्रकार आप एक छोटी कक्षा से लेकर बड़ी कक्षा की ओर सीखते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि आप भी जानते हो और आपने महसूस भी किया है कि हम 3rd क्लास से भाषा सीखना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है व्याकरण से है। वैसे तो भाषा की शुरुआत हमारे जन्म से ही हो जाती है, लेकिन पढ़ाई के रूप में हम वास्तविक रूप से भाषा व्याकरण की जो जानकारी है वो 3री क्लास से शुरू करते हैं और 3री क्लास से लेकर के कंटिन्यू हम अपने स्कूली जीवन में उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, यानी कि आप 8-10 साल व्याकरण पढ़ लेते हैं, इसके बावजूद भी आप व्याकरण की मूलभूत चीज़ों को भी नहीं समझ पाते हैं। यानी जब आप कक्षा 12वीं पास करके निकल जाते हैं तो भी व्याकरण की जो मुख्य बातें होती हैं वो भी हमारे दिमाग में नहीं रहती है, और जब हम कंपटीशन में उतरते हैं BA BEd करने के बाद या PhD करने के बाद में, फिर से हम उसी व्याकरण को शुरू से पढ़ते हैं जो हमने 3rd क्लास से पढ़ी थी। तो ऐसा होता क्यों है, इसकी वजह क्या है? मेरी समझ में इसकी वजह यही आती है कि हम संस्कृत व्याकरण को क्रमबद्ध ढंग से नहीं पढ़ते हैं। मूलभूत चीज़ों को, जो आधारभूत चीज़ें होती हैं, उन्हें हम छोड़ देते हैं और हम बड़ी चीज़ों पे हाथ मारते हैं। जैसे कि आप समझ लेते हैं कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में संस्कृत व्याकरण से जुड़े हुए संधि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, धातु रूप, शब्द रूपों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हम डायरेक्ट सीधे तौर पर उन्हीं बिंदुओं को समझना शुरू कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए वो चीज़ें हमारी मुश्किल से समझ में आ पाती हैं और जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो फिर जब उन प्रश्नों का सामना करते हैं तो हम रेडी टाइप बातों को भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो को देखते हैं तो निश्चित तौर पर आप एक क्रमबद्ध अध्ययन कर पाएंगे और मूलभूत व्याकरण को आप सीख पाएंगे। तो आइए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, वर्ण विचार। क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं संस्कृत, जो कि अपने आप में एक भाषा है। चाहता हूँ, हो सकता है कि ये संस्कृत की जो बड़ी बड़ी गाइडें मार्केट में उपलब्ध हो रही हैं या व्याकरण की पुस्तकें बाजार में आ रही हैं या फिर जो भी संस्कृत व्याकरणाचार्य है पढ़ाते हैं, उनकी भाषा से या उनकी परिभाषा से मेरी परिभाषा मेल नहीं खाए, लेकिन ये आपके समझ में जरूर आ जाएंगी। यहाँ पर मैं अक्सर बताता हूँ, भाव का मतलब यहाँ मैं भाव से लेता हूँ और भाव का मतलब यहाँ विचार से होता है और विचार की उत्पत्ति मस्तिष्क से होती है। यानी मस्तिष्क में जो भी विचार, जो भी बात हमारे दिमाग में आती है वो भाव कहलाते हैं। और यहाँ पे जो दूसरा अक्षर है वो है सा। इसका अर्थ मैं प्रकट करने से लेता हूँ, प्रकट करना। तो यहाँ पर भाषा की जो सामान्य सी परिभाषा बनती है वो है भावों या विचारों को प्रकट करना, भावों या
विचारों को प्रकट करना, यानी हमारे दिमाग में जो भी विचार का मतलब बातें हैं, जैसे आप बैठे हैं, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, उसे आप बाहर कैसे निकालते हैं वही भाषा है। उसे आप बाहर कैसे निकालते हैं वही भाषा है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप अपने विचारों को कैसे बाहर निकालते हैं, तो सबसे पहले आप बोलते हैं कि हम बोल करके अपने विचारों को प्रकट करते हैं, या फिर हो सकता है कि आप लिख करके उनको प्रकट करें, या फिर ये भी हो सकता है कि आप संकेतों के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास करें। यहाँ पे सामान्यतया 3 माध्यम निकल करके आते हैं जिनके माध्यम से आप अपने विचारों को प्रकट करते हैं, बोलकर, लिखकर या संकेतों के माध्यम से। तो ये तो हो गई भाषा की बात कि भाषा है वो विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। अब यहाँ पर ये जो 3 शब्द मैंने लिखे हैं, बोलकर, लिखकर या संकेत करके, तो बोलते हैं तो इसमें तो हमारी जिह्वा और मुख स्थान जो होते हैं उनके माध्यम से हम विचारों को डायरेक्ट सामने वाले व्यक्ति को बता देते हैं। लेकिन जब हमें अपने विचार किसी ऐसे व्यक्ति को बताने हैं जो वहाँ मौजूद नहीं है, तो फिर हमें लिख करके ये चीज़ रखनी पड़ती है और फिर वहाँ तक वो लिखी हुई सामग्री हम पहुँचाते हैं। तो लिखते समय हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है, यानी चिन्ह बनाने पड़ते हैं। जो भी आप अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, जो ध्वनि आप निकाल रहे थे बोल करके, उस ध्वनि के लिए आप एक विशेष प्रकार के चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। कोई संकेत बनाएंगे कि निशान बनाएंगे, रेखा खींच करके आप चौक से या पेंसिल से, पेन से, कैसे भी करके चिन्ह बनाएंगे। जैसे मेरे मुंह से निकला क, तो यहाँ पे मैं इसको बोर्ड पे ऐसे उतार रहा हूँ। हालांकि आप जानते हैं कि ये क है, इसलिए आप ये समझ पा रहे हैं। जो हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा का जानकार नहीं है वो इसको नहीं समझ पाएगा कि ये निशान किस चीज़ का है। जैसे आपके सामने ऐसी कोई भाषा रख दी जाती है जिसकी आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो उनके जो भी आप चिन्ह देखेंगे वो चिन्ह हमारे लिए बिल्कुल ही अटपटे से लगेंगे। मैं इस प्रकार से मान लो ऐसा करके कोई चिन्ह बना देता हूँ और आपसे पूछता हूँ बताइए ये क्या है, तो सीधी सी बात है आपका उत्तर ना में आएगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन किसी भी भाषा में यदि ये चिन्ह इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो तुरंत समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है। तो ये जो चिन्ह होते हैं इन्हें लिपि कहा जाता है। लिपि, और लिपि से जुड़ा हुआ प्रश्न है वो अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है, क्योंकि प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। लिपि का अर्थ यहाँ लीपना होता है, यानी आपने जो विचार अपने मस्तिष्क में पैदा हुआ उस विचार को लीपा है। जैसे मैं यहाँ पे इस ब्लैक बोर्ड पे इस चौक से मेरे दिमाग में जो कुछ भी आ रहा है मैं यहाँ लीप रहा हूँ। जैसे मेरे दिमाग में लिपि शब्द आया तो मैंने इसको इस प्रकार से लीप दिया। जैसे पहले इस प्रकार मैंने एक सीधी रेखा खींची, फिर इसको ऐसे मोड़ा, फिर ये इस प्रकार से मैंने लीप दिया और ये एक डिजाइन बन गया। इस डिजाइन को आप पढ़ रहे हैं लिपि। तो प्रत्येक भाषा की अपने आप में एक लिपि होती है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, जो भी भाषाएं हैं सबकी अपनी अपनी लिपि होती है। तो संस्कृत भाषा की जो लिपि है उससे जुड़ा हुआ प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। उस लिपि का नाम आप सभी जानते भी हैं, देवनागरी जिसको हम बोलते हैं, देवनागरी ये लिपि है। ये हिंदी और संस्कृत दोनों की लिपि है, क्योंकि हिंदी भाषा की उत्पत्ति भी संस्कृत से मानी जाती है। संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा मानी जाती है, और इसे देववाणी भी कहा जाता है, क्योंकि जिस समय देवताओं का युग हुआ करता था उस समय देवता लोग इसी भाषा का इस्तेमाल करते थे। तो ये एक प्राचीनतम भाषा है भारत की और सबसे सुसंस्कृत भाषा है, और शुद्धता की दृष्टि से ये एक वैज्ञानिक भाषा है। इसमें गलतियां होने की बहुत कम संभावना है। तो ये इसकी लिपि और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये बात हो गई भाषा और लिपि की। कोई भी भाषा आप पढ़ेंगे, कोई भी भाषा होगी उसकी ध्वनियां होंगी, उसकी एक लिपि होगी। तो ये प्रश्न आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। अब चूंकि हम यहाँ पर संस्कृत व्याकरण शुरू कर रहे हैं, तो व्याकरण क्या होती है ये वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ। व्याकरण के माध्यम से आप उस भाषा को शुद्ध रूप में समझ पाते हैं या सीख पाते हैं। वैसे तो देखिए हिंदी सभी को आती है, अंग्रेजी टूट फूट सबको आती है, बढ़िया भी आती होगी, संस्कृत में भी हम काम चला लेते हैं, लेकिन इनको सही और शुद्ध रूप में, जैसा अभी मैं आपको संस्कृत व्याकरण समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आपके साथ साझा कर रहा हूँ मेरे विचार, लेकिन मेरे बहुत सारे शब्द हैं वो अशुद्ध आपको सुन रहे होंगे। आप यदि जानकारी रखते हैं व्याकरण की तो आप पकड़ पा रहे होंगे कि मैं कहाँ कहाँ पे अशुद्धियाँ कर रहा हूँ।
लेकिन यदि मैं एक अच्छी व्याकरण की अच्छी जानकारी रखता हूँ, व्याकरण का मैंने बहुत अच्छा अध्ययन किया है, तो ये शुद्धियाँ धीरे धीरे दूर होती चली जाती हैं और फिर उच्चारण में, लिखने में सब जगह शुद्धता नजर आती है। तो व्याकरण के माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप में जानते, समझते और सीख पाते हैं। तो यहाँ पर व्याकरण जो हम पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य भी यही है कि संस्कृत भाषा को आप अच्छे से बोल पाएं, अच्छे से लिख पाएं, अगले को अच्छे से समझा पाएं। ये व्याकरण का मतलब होता है। और जिन पुस्तकों से या जिन ग्रंथों से हमें ये जानकारियां हासिल होती है उसे हम व्याकरण शास्त्र कहते हैं। तो यहाँ पे संस्कृत व्याकरण शास्त्र का मतलब यही है कि आप यहाँ पर संस्कृत भाषा को शुद्ध रूप में जानने जा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे जो पहला टॉपिक ले रहा हूँ इस वीडियो का, वो है वर्ण विचार। वर्ण के साथ में मैं यहाँ पे 2 शब्द और लिख लेता हूं ताकि आपको ये समझ में आ सके कि वर्ण होते क्या हैं, क्योंकि हम सबसे पहले इसकी परिभाषा जानने वाले हैं। वर्ण का मतलब यहाँ पर क्या है। वर्ण को यहाँ पे मैंने अक्षर भी लिखा है और ध्वनि भी लिखा है। अब जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे कि हमारे दिमाग में जो भी विचार प्रकट होते हैं, हम उन्हें बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। तो जब बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है, एक आवाज निकलती है, ठीक है, लेकिन वो अपने आप में एक भाषा है। लेकिन जब हम इस ध्वनि को एक डिजाइन में ढाल लेते हैं, लीप लेते हैं, तो वो बन जाता है अक्षर। और व्याकरण शास्त्र की परिभाषा के रूप में इसको वर्ण कहा जाता है। यानी वर्ण का संबंध भाषा से है, या फिर मैं यूं कहूं कि भाषा की शुरुआत, किसी भी भाषा की शुरुआत वर्ण से होती है। इसका मतलब ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटे होने का मतलब ये है कि आप उसके और ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे मेरे मुंह से ध्वनि निकली और मैंने इसको बोर्ड पे ये लिख दिया। हालांकि जब हम बोलते हैं तो इसके साथ में ए की ध्वनि आती है, तो हम इसे प्राय इस रूप में लिखते हैं, क, इसे ऐसे लिखते हैं ख, क्योंकि शुद्ध रूप में बोल पाना तभी संभव है जब आप एक व्याकरण के अच्छे जानकार हो जाते हैं। जैसे क ध्वनि निकली और मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसे आप, इसको तो आपने छोटा करके यूं कर दिया, लेकिन इसे आप और छोटा नहीं कर सकते। तो ये फिर क्या हो गया, ये वर्ण हो गया। तो वर्ण की परिभाषा हो गई, भाषा की सबसे छोटी इकाई है ये, इसके हम और ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। और वर्ण है वो अक्षर भी कहलाते हैं, और ये ध्वनि का मूर्त रूप होता है जो आपको दिखाई देता है। ध्वनि आपको सुनती है, दिखती नहीं है। यहाँ पर आप उस ध्वनि को दिखाते हैं एक विशेष डिजाइन के माध्यम से। तो ये हो गई वर्ण की परिभाषा होगी। अब जब भी आपने पहली कक्षा पढ़ी होगी, आजकल तो फिर भी पढ़ने में बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड आ गया है, इसलिए बच्चों को जानकारी होती है पहली कक्षा से कि वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है। लेकिन जब मैंने पहली कक्षा पास की थी या पढ़ी थी, या आप लोगों ने पढ़ी थी, तो हमें सबसे पहले क कबूतर सिखाया गया था। हमें उस समय जानकारी नहीं थी कि क कबूतर वर्णमाला का एक अक्षर होता है। तो वर्णमाला के नाम से जो चार्ट्स आते हैं, उसका मतलब यही होता है कि उसमें वर्णों की एक श्रृंखला होती है, वर्णों की एक माला बनाई गई होती है, अलग अलग वर्णों को जोड़ करके उसमें दिखाया गया होता है, इसलिए उसको वर्णमाला बोलते हैं। तो वर्ण की परिभाषा है वो आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए, प्रत्येक भाषा में वर्णों की एक संख्या होती है। हालांकि उन संख्या पे हमेशा विवाद रहता है, अलग अलग विद्वान है वो संख्या को अलग अलग निर्धारित करते हैं। यहाँ पर भी हम वर्णों की संख्या की यदि हम बात करें तो आपको अलग अलग पुस्तकों में, अलग अलग व्याकरण ग्रंथों में इनकी संख्या भिन्न भिन्न नजर आ सकती है। लेकिन जो सामान्यतया सामान्य व्याकरण में जितने वर्ण चलते हैं, मैं उनकी संख्या आपके सामने रख रहा हूँ कि संस्कृत व्याकरण के अंदर इनकी संख्या टोटल 46 मानी जाती है, 46। अब यहाँ पर यदि हम इनके विभाजन की बात करें, वर्गीकरण की बात करें, तो वर्ण जो कि हम मुख्यतः 3 भाषा यहाँ पर पढ़ते हैं, अंग्रेजी भाषा भी हम पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं और संस्कृत भाषा पढ़ते हैं। इन तीनों में ही जो वर्ण होते हैं उन्हें हम 2 प्रकारों में बांट सकते हैं। मैं यहाँ पर एक चार्ट आपके सामने बना रहा हूँ जिसके माध्यम से हम अच्छे से इनको समझ पाएंगे। तो वर्णा द्विविधा, यानी वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे मैं जो भी लिख रहा हूँ प्राय हिंदी भाषा में लिख रहा हूँ ताकि आपके अच्छे समझ में आ सके, क्योंकि आप में से ज्यादातर विद्यार्थी हिंदी भाषी हैं और संस्कृत वर्तमान में बोलचाल की भाषा नहीं रही है, इसलिए इसको समझने में आपको आसानी रहेगी। तो स्वर वर्णा यानी स्वर वर्ण, और व्यंजन वर्णा यानी व्यंजन वर्ण। यानी हमने इन 46 को यहाँ पे 2 टुकड़ों में बांट दिया है। तो सीधी सी बात है कि ये जो आंकड़ा है ये भी 2 टुकड़ों में बंट जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्वर वर्ण
देखते हैं इन 46 में से कितने होते हैं, बाकी बचेंगे वो व्यंजन वर्ण हो जाएंगे। तो संस्कृत भाषा में सामान्यतया 13 स्वर वर्ण माने गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनकी संख्या आपको इससे ज्यादा या कम भी मिलेगी व्याकरण ग्रंथों में, लेकिन वो क्यों है उसका स्पष्टीकरण भी आपको साथ साथ में जान लेना है। तो यहाँ पे बाकी के बच गए 33, वो व्यंजन वर्ण कहलाएंगे। अब हम इनके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं कि स्वर वर्ण क्या होते हैं, ये कितने होते हैं, इनके प्रकार कितने होते हैं। स्वर वर्ण की सबसे पहले हमें परिभाषा लेनी है। इसकी परिभाषा आपको इस शब्द से निकल करके आ जाएगी। स्वर शब्द होता है, स्वर का मतलब होता है अपना, यानी इनका जो प्रभुत्व है या फिर इनकी जो शक्ति है वो इनके अंदर ही छुपी है। ये अपने आप में स्वावलंबी होते हैं। स्वर इसलिए इसमें इस्तेमाल किया गया स्वर, यानी इनका जो उच्चारण होता है वो श्रवतः होता है, श्रवतः है, उच्चारित है, ये श्रवतः उच्चारित। और इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी आवाज का जो उद्गम स्रोत है वो हमारे फेफड़ों से होता है। फेफड़ों से जो वायु हम बाहर छोड़ते हैं वही आगे जाके ध्वनि में परिवर्तित होती है। तो इसमें जो हवा है, वायु है, जो फेफड़ों से निकल करके आती है, वो मुख के किसी भी भाग से, मुख के किसी भी भाग से टकराए बिना बाहर आती है। ठीक है, श्रवतः उच्चारित है और मुख के किसी भी भाग से टकराए बिना यहाँ पे वायु है वो बाहर आती है, इसलिए इनको स्वर वर्ण कहा जाता है। श्रवतः उच्चारित हो गया और मुख के किसी भाग से टकराए बिना वायु यहाँ पे सीधी बाहर आती है, ये हो गया स्वर वर्ण और इनकी संख्या हो गई 13। तो ये परिभाषा भी आपको समझ में आ गई कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। यदि आपने स्वर वर्ण की परिभाषा समझ ली है तो फिर व्यंजन वर्ण की परिभाषा को आपको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ इसका अपोजिट कर देना है। यानी ये श्रवतः उच्चारित होते हैं जबकि श्रवतः उच्चारित नहीं होते हैं। ये स्वर वर्णों की सहायता से उच्चारित होते हैं, और दूसरा कि इसमें जब वायु फेफड़े से बाहर निकलती है तो मुख के किसी ना किसी हिस्से से टकराती जरूर है, हिस्से से टकरा कर बाहर आती है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। यानी ये अपने आप में स्वावलंबी होते हैं और ये पूरी तरह स्वावलंबी नहीं होते हैं, ये अपने आप में लंगड़े होते हैं और इनको चलने के लिए या इनको उच्चारित होने के लिए इनकी सहायता लेनी पड़ती है और इनकी संख्या कितनी है, 33 है। ठीक है, ये हो गई व्यंजन वर्ण की परिभाषा। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो 13 मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये कौन कौन से हैं, ये इनकी डिजाइन कैसी है, दिखने में कैसे हैं। तो मैं आपको सरल और सीधे साधे शब्दों में बता दूं कि हमने जो छोटी कक्षा में ए आ सीखे थे, ए आ, जिसको हमारे गुरुजी बताते थे कि आपको ए आ सीखने हैं, जो अक्सर कई कबूतर सिखाने के बाद सिखाए जाते थे। तो ए आ वाली जो लाइन है यहाँ पे, वो यहाँ पर होगी स्वर, चाहे हिंदी में है या फिर संस्कृत में है। तो मैं एक बार उनको लिख लेता हूँ यहाँ पे। आप सोच रहे होंगे कि आपको मैं ये ए आ कहाँ सिखाने बैठ गया, लेकिन ये जरूरी है यहाँ पे साथ में लेके चलने के लिए, ताकि चीजें आपको भली भांति समझ में आ सके। अब आप इनको काउंट करिए। हालांकि आपकी जो ए आ वाली लाइन है वो यहां आकर पूरी हो जाती है। तो यहां पे देखिए हो गए 2 4 6 8 10 12 14 और 15, जबकि यहाँ पे हमने संख्या लिखी है 13। तो इसका मतलब इनमें से कोई 2 ऐसे हैं जिन्हें हमें बाहर करना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो अक्षर आप देख रहे हैं इसके ऊपर अलग से कुछ लगा है जिससे हटा देते हैं तो ये ए वर्ण बचता है। इसी प्रकार इसके आगे जो कुछ लगा उसको हटा देते तो ये भी ए वर्ण बचता है। इसका मतलब ये मौलिक अक्षर नहीं है, तो इन्हें हम इस पंक्ति से हटा देते हैं। अब आप काउंट करेंगे तो इनकी संख्या बिल्कुल 13 हो जाएगी। तो ये 13 स्वर वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा ये दिखने में एक जैसे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका हमें वर्गीकरण करना पड़ेगा इनको और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए। तो मैं यहाँ पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण करने के लिए इस चार्ट को थोड़ा नीचे लेके जाता हूं, और यहाँ पर इनके 3 संस्कृत व्याकरण में इनके 3 प्रकार
माने गए हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं, जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया था कि ये जो 13 है ये जरूरी नहीं है कि सभी व्याकरण जो ग्रंथ है संस्कृत से जुड़े हुए उनमें आपको मिले। मैं यहाँ पे पाणिनि, क्योंकि पाणिनि की जो व्याकरण है, पाणिनि अष्टाध्यायी, वो अपने आप में प्रसिद्ध है, तो उनकी व्याकरण के अनुसार यदि मैं बात करूं इनकी, तो वे इनकी संख्या को 9 ही मानते हैं। अब वो 9 कैसे मानते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे, और उसी व्याकरण में आपको इनकी संख्या 21 या 22 भी मिलेगी। तो यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन हो गए पाणिनि के व्याकरण के, 9, 21, 22 और 13 तो है ही है। तो प्रश्न ये बनता है कि परीक्षा में हम किसको सही मानेंगे, ये आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन आपको कौन कौन से दिए हुए हैं। अब मान लीजिए 9, 22, 21 का कोई ऑप्शन नहीं है, केवल 13 का ऑप्शन है, तो 13 अपने आप से सही हो जाएगा। लेकिन वहां पर यदि पूछा है कि पाणिनि की व्याकरण अनुसार जो माहेश्वर सूत्र होते हैं जिनका हम आगे स्टडी करेंगे, तो उसके अनुसार इनकी संख्या कितनी है, तो फिर आप यहाँ पर इनकी संख्या को 9 बताएंगे। पाणिनि की अष्टाध्यायी के अनुसार मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूं, तो 9 हो जाएगी। और यदि सीधा उसमें आता है कि कुल कितने हैं और उसमें 21 या 22 का ऑप्शन है, तो आप ये सही करके आएंगे। लेकिन यदि माहेश्वर सूत्र का जिक्र है, पाणिनि का वहां पे जिक्र हो रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन सीधा सिंपल क्वेश्चन आ रहा है और उसमें 13 ऑप्शन है, 11 है या 12, 15 इनमें है, तो फिर आपको 13 का चुनाव करना है। ये 9 और 21, 22 कैसे हैं ये भी आप आगे यहाँ पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इनको बांट रहे हैं 3 प्रकारों में। आपके सामने जो पंक्ति लिखी हुई है इसके 2 ही प्रकार बनेंगे, ह्रस्व और दीर्घ।